शैतान जिंद और अभागी मीना, एक भयानक रात। डेंजरस गोस्ट स्टोरी इन स्कैरी नाइट, हॉरर स्टोरी इन हिंदी। भाग 1। अभागी मीना की वापसी। चांद उस रात कुछ ज्यादा ही फीका था, जैसे उसकी रोशनी को किसी ने चूस लिया हो। गहरे धूसर बादल मानो रात के कंधों पर भारी बोझ बनकर लटक रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जिसमें केवल मौसम का असर नहीं बल्कि किसी दुष्ट उपस्थिति की कंपकंपी मिलती है। देवरिया जिले के पास के छोटे से गांव नरीपुर में यह रात और भी असामान्य महसूस हो रही थी। गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर चुके थे, कुत्ते भी पता नहीं कहां दबककर बैठ गए थे। मानो किसी अनदेखी आंख ने पूरी धरती को घूर रखा हो और हर जीव अपने आप सिमट गया हो। गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर एक लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसके पांव सूखे कंकड़ों पर खिसक रहे थे, उसके घुटने कांप रहे थे और चेहरे पर ऐसा डर था जो किसी सामान्य मानव से नहीं बल्कि किसी अनजानी अधमरी उम्मीद से पैदा होता है। वह थी मीना, 4 साल पहले जिसकी लाश गांव के पोखरे से निकली थी, पर आज वह जीवित थी, या शायद जीवित जैसी दिख रही थी। लोग उसे अभागी मीना कहते थे क्योंकि उसकी मौत के बाद से नरीपुर में अजीब मौतें होने लगी थीं। कभी किसी का पशु अचानक दम तोड़ देता, कभी कोई बच्चा रात में चीखता हुआ उठता और अगले दिन बुखार से मर जाता। पुरानी औरतें अक्सर कहती, मीना की आत्मा को चैन नहीं मिला, वह वापस आएगी। और आज उनकी बात सच हुई थी। मीना के फटे होठों से सांस निकल रही थी, पर उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। जैसे वह चल तो रही है, पर फैसला कोई और कर रहा है। भाग 2। शैतान जिंद की तलाश। गांव के दूसरे छोर पर रहने वाले ओझा रत्नेश अभी तक जाग रहे थे। उनके सामने मिट्टी का एक पुराना घड़ा था, जिसमें से धीमी धीमी कराहने जैसी आवाजें निकल रही थीं। घड़े पर लाल कपड़ा लिपटा था और चारों ओर हल्दी, चावल तथा चाकू लगे हुए थे। रत्नेश के माथे पर पसीना था। उन्होंने अपने शागिर्द अमोल से कहा, यह आज रात फिर उठेगा, इसका बंदिश टूट चुका है। अमोल कांप गया। कौन सा गुरुजी? रत्नेश ने खौफ से कहा। जिंद, सबसे शक्तिशाली दुष्ट आत्मा। जिसे शरीर मिल जाए वह उसे मिट्टी नहीं बनने देता, घड़ी घड़ी उसे वापस खड़ा कर देता है। तुरंत याद आया मीना की मौत। 4 साल पहले नदी के किनारे जहां मीना की लाश मिली थी, उसी जगह पर जलजला जैसी घटना हुई थी। लोगों ने कहा था कि मीना ने खुद को नहीं मारा था, उसे किसी ने खींच लिया था। उसके शरीर पर उंगलियों के काले निशान थे, जैसे जलते कोयले ने उसे पकड़कर घसीटा हो। उसी रात ओझा रत्नेश ने पहली बार जिंद का नाम लिया था। कहा था, वह शरीर चाहता है, कोई भी शरीर, मरा हुआ, आधा मरा हुआ या डर से कांपता हुआ, फर्क नहीं पड़ता। रत्नेश अपने घड़े को दबाकर बोले, और मुझे लगता है आज रात उसे शरीर मिल चुका है। अमोल डरते डरते बोला, कौन सा शरीर? रत्नेश ने धीमे स्वर में कहा, मीना। भाग 3। गांव में डर की पहली दस्तक। रात करीब 10 बजे गांव में पहली चीख सुनाई दी। घाट के पास रहने वाली पुरानी धन्नो काकी अपने घर से बाहर आई और चिल्लाने लगी, कैसी हवा चल रही है, कोई मेरा नाम ले रहा है। उसके पड़ोसी दौड़कर आए तो देखा कि धन्नो काकी अपने घर की दीवार को घूर रही थी। दीवार पर लंबी काली परछाई हिल रही थी, जैसे किसी के हाथ हों लंबे, सूखे, डरावने। और अचानक वे हाथ फैल गए।
ऐसा लगा जैसे किसी ने दीवार के अंदर से धन्नो काकी को पकड़ लिया हो। काकी चीखी और उसी पल उसके गले से खरखर आवाज आई, आ गई है वह, मीना आ गई है। लोगों ने धन्नो को खींचकर घर के अंदर किया, लेकिन काकी के चेहरे पर एक ही बात उभरी, उसकी आंखें लाल हैं, वह मुझे ढूंढ रही है। उस समय किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, लेकिन आधे घंटे बाद पूरे गांव ने वह चीज देख ली। भाग 4। मीना की लाल आंखें। बाबूलाल, जो अपनी पुआल की कोठरी बंद कर रहा था, अचानक सन्न रह गया। उसने देखा, कच्ची सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। उसकी पीठ झुकी हुई, बाल बिखरे हुए और चेहरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, बाबूलाल डर से वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें नरक के कुएं जैसी लाल, ऐसी लाल कि देखने वाले की धड़कन वहीं रुक जाए। वह मीना थी, वही अभागी मीना, पर अब उसके चेहरे पर मानव जैसी मासूमियत नहीं, बल्कि किसी और का कब्जा था। मीना ने गर्दन को पूरा दाएं बाएं घुमाया, जैसे हड्डियां टूटने वाली आवाज के साथ। फिर उसने सड़क की मिट्टी अपने नाखूनों से खुरची और घूरती रही, जैसे उसके नीचे कोई पकड़ने लायक चीज हो। बाबूलाल डर के मारे उठ भी नहीं पाए। मीना धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक उसने केवल एक शब्द बोला, भूख लगी है। बाबूलाल चीखने ही वाले थे कि तभी ओझा रत्नेश और अमोल हाथों में मशाल लेकर वहां पहुंच गए। रत्नेश ने जोर से मंत्र पढ़ा, नृसिंहाय नमः। मशाल की आग तेज उठी। मीना ने गुस्से से चीख मारी, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। उसके पीछे काली धुंध फैल गई। फिर वह एक तेज झटके में अंधेरे में गायब हो गई। भाग 5। जिंद का खेल शुरू। रत्नेश ने भारी आवाज में कहा, अब यह सिर्फ आत्मा नहीं रही, जिंद ने इसे पूरी तरह पकड़ लिया है। आज रात यह किसी को छोड़ेगा नहीं। अमोल कांपते हुए बोला, गुरुजी कोई उपाय होगा। रत्नेश ने जमीन पर हाथ मारा, उपाय है, लेकिन समय कम है। वह मीना की मौत वाली जगह पोखर की ओर भागे। गांव के कई लोग मशाल लेकर पीछे हो लिए। पोखर के पास हवा अचानक ठंडी हो गई। पानी स्थिर पड़ गया। पेड़ हिलना बंद हो गए, मानो प्रकृति ने सांस रोक ली हो। रत्नेश ने पूछा, मीना की आत्मा क्यों लौट आई? उसे किसने बुलाया? तभी पानी की सतह पर लहरें बनी और उनके बीच एक काले चेहरे की धुंधली परछाई उभरी, लंबे दांत, लाली से भरी आंखें और चौड़ी मुस्कान। वह आवाज थी जिंद की। मैंने उसे नहीं बुलाया, वह खुद आई है, क्योंकि तुम्हारे गांव वालों ने उसे मरने दिया, उसे बचाया नहीं। रत्नेश ने 8 साल पुरानी बात याद की। मीना अपने प्रेमी अनिल के साथ भाग रही थी। गांव वालों ने पकड़ा, पीटा और उसे घर ले आए। उसी रात वह भयभीत होकर पोखर में कूद गई थी। कोई उसे बचाने नहीं गया था। जिंद हंस रहा था, अब मीना जिंदा नहीं, मेरी है, और आज रात तुम सब मेरे हो जाओगे। भाग 6। अराजकता की रात। रात धीरे धीरे बदतमिजाज होने लगी। पहले बकरियां, फिर बैल और फिर 2 आदमी अचानक गायब हो गए। उनकी चीखें हवा में तैरती और फिर पूरी रात चुप्पी बन जाती। घर घर की दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे। कुओं का पानी अचानक लाल हो गया।
पेड़ों पर उल्टी लटकी परछाइयां दिखने लगी और हर गली में वही एक आवाज गूंजती, भूख भूख भूख। 7 अंतिम संघर्ष मीना बनाम जिंद। रत्नेश ने सबको पोखर के पास इकट्ठा किया। वह बोले, जिंद का वास उसी पोखर में है। मीना की आत्मा अभी भी अंदर कहीं जीवित है। अगर हम मीना को पुकार सकें तो शायद वह जिंद के कब्जे से छूट जाए। पर जिंद ने यह सुन लिया और उसने मीना को भेज दिया सबसे खतरनाक रूप में। मीना इस बार दौड़ती हुई आई। उसके बाल आसमान में लहरा रहे थे। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। चेहरे पर नुकीले दांत उभर आए थे। वह अमोल पर झपटी। अमोल चीखा, गुरुजी। रत्नेश ने जल्दी से मिट्टी की एक मुट्ठी उसके ऊपर फेंकी। मिट्टी में गंगाजल और राख मिला हुआ था। मीना की गति एक पल को रुकी। उसकी आंखों में लाल रोशनी कम होने लगी और उसी क्षण मीना के अंदर की सच्ची आत्मा बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह टूटे स्वर में बोली, मेरी मदद करो। रत्नेश चिल्लाए, अब सब लोग उसका नाम पुकारो। मीना को याद दिलाओ कि यह गांव उसका भी था। गांव वाले एक साथ बोले, मीना मीना मीना। मीना कांपने लगी। उसका शरीर 2 हिस्सों में बंटता सा लगा, एक हिस्सा जिंद का, दूसरा उसका अपना। जिंद की गूंज आसमान से आई, वह मेरी है। रत्नेश ने मंत्र शुरू कर दिए। मशाले तेज जल उठी। पोखर का पानी उबलने लगा। मीना दर्द से चिल्लाई, उसे बाहर निकालो। रत्नेश ने अपने घड़े को जोर से पोखर में फेंक दिया। घड़ा टूटते ही अंदर से काली हवा का तूफान निकला, वही जिंद। वह मीना के शरीर से अलग होकर घूमने लगा, जैसे हजारों साए एक साथ उड़ रहे हों। रत्नेश ने अंतिम मंत्र चिल्लाया, ज्वालामुखी देव्यै नमः। पोखर का पानी आग की तरह चमक उठा। जिंद उस आग में समा गया और एक गहरी भयानक चीख के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया। भाग 8 मीना की आखिरी मुस्कान। जिंद के जाने के बाद मीना का शरीर धीरे से गिर गया। वह जमीन पर बैठी रोते हुए बोली, क्या मैं अब आजाद हूं? रत्नेश ने हाँ में सिर हिलाया। गांव वाले उसके पास आने लगे। मीना ने आखिरी बार पोखर की ओर देखा। मेरी मां भी इसी पोखर में डूबी थी। उसकी आंखें बंद होने लगी। रत्नेश ने उसका हाथ थामा। अब तुम शांति में हो बेटी। मीना मुस्कुराई, एक शांत स्वर्गीय मुस्कान, और उसकी आत्मा धीरे धीरे धुंध की तरह उठकर आसमान में खो गई। उस रात गांव पर छाया अंधेरा अचानक हल्का हो गया। पेड़ फिर से हिलने लगे। कुत्तों ने पहली बार भौंकना शुरू किया। चांद अपनी सफेदी में लौट आया। भाग 9 अंत या कुछ और। अगली सुबह गांव वाले पोखर पर फूल चढ़ाने आए। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण पोखर के पानी पर पड़ी, लोगों ने देखा कि पानी पर एक काली परछाई तैर रही है और वह परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। हवा में एक फुसफुसाहट उठी, जिंद कभी पूरी तरह नहीं मरता। समाप्त।